नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, यह यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा था, दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 1। ठीक है, इसमें अब तक 5 लेक्चरों के माध्यम से हमने 127 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया। काफ़ी लंबा हो गया ना, अब से नहीं होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम थोड़ा और जल्दी चलने का प्रयास करेंगे और वीडियो को थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन इसका बढ़ाएंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में आपको यह 2 क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया गया था, तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर यानी कि सीवीसी की नियुक्त के सदस्यों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, और भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद गरीब और समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? तो भैया यह करता है अनुच्छेद 39A। ठीक, यानी कि 39A। बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो देखिए, सीवीसी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति बनती है, किसकी? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। 3 सदस्यीय एक पैनल बनता है। ठीक, गृह मंत्री, 3 सदस्यीय पैनल बनता है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा जो है सीवीसी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनकी संख्या 3 से अधिक नहीं होती है। ठीक, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा 2 से अनधिक वो होते हैं, सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या फिर सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि गरीब और समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस आर्टिकल को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 39A, जिसमें गरीब और समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और यह है कहाँ पे? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में। ठीक, हाँ, लास्ट लेक्चर में जब आपको बताया जा रहा था क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में, ठीक, वहाँ पर एक संशोधन बताया गया था, 44वां संशोधन, उसमें गलती से निकल गया था 1972 में यह संशोधन हुआ था। तो नहीं, यह संशोधन 1972 में नहीं हुआ था। ठीक, थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, यह संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक, कभी कभी फ्लो में गलत निकल जाता है, तो उतना आप लोग एडजस्ट किया करिए। हालांकि मैं अगले लेक्चर में उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर के पहले प्रश्न और इस श्रृंखला के 130वें प्रश्न के साथ। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 130 में सूचियाँ दी हुई हैं और इन्हें मिलाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं, तो पढ़िए, फटाक से वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, अब तक आपने इसका देख लिया होगा आंसर, इसको पॉज करके अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा और उम्मीद है कि आपने सही ही आंसर लगाया होगा, क्योंकि घटना चक्र वाली सीरीज में पूरी की पूरी बात की गई है इसके बारे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। राज्य समिति के अध्यक्ष थे, तो भैया राज्य समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, और प्रथम श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। ठीक है, फिर से बता दूं तो प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे और राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और प्रथम श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। ठीक, घटना चक्र वाली सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही, पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, उसमें हर विषय के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, 8वें जल प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण नियंत्रण वाटेक, यहाँ देखिए, वाटर टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कंट्रोल, वाटेक का फुल फॉर्म। ठीक, 8th वाटर टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कंट्रोल, वाटेक। ठीक, अब बताइए, सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ऑप्शन है ए वेनिस इटली, बी नई दिल्ली भारत, सी तेल अवीव इजराइल, अथवा डी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
सी, तेल अवीव इजराइल ना, तेल अवीव इजराइल में जो है 8वें जल प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण नियंत्रण सम्मेलन 2019 यानी कि वाटेक सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था। ठीक, इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था, काफ़ी लंबा है, वाटर स्टीवर्डशिप एंड इनोवेशन ड्राइविंग ग्लोबल लीडरशिप इन द रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर। इतना लंबा आएगा ही नहीं। ठीक, हिंदी में है कि जल योजना और नवाचार, जल योजना और नवाचार, क्या हो गया? वाटर स्टीवर्डशिप एंड इनोवेशन। ठीक, और फिर आगे क्या है? जल योजना और नवाचार, उत्तरदायी वैश्विक प्रबंधन में वैश्विक नेतृत्व और जल संरक्षण। उत्तरदायी थीम थोड़ा जानना जरूरी होता है। वैश्विक प्रबंधन में मैनेजमेंट। ठीक, प्रबंधन में वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक नेतृत्व और जल संरक्षण और जल संरक्षण। ठीक, यह इसकी थीम थी। सोचिए इतनी लंबी थीम आएगी, जल योजना और नवाचार, उत्तरदायी वैश्विक प्रबंधन और वैश्विक नेतृत्व और जल संरक्षण। नहीं आएगी, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस इतना हो सकता है पूछ लिया जाए कि वाटेक सम्मेलन क्या है। तो भैया यह जल संरक्षण से संबंधित है। कहाँ पे आयोजित हुआ था इसका 8वां सम्मेलन? तो तेल अवीव इजराइल में आयोजित हुआ था। ठीक, और भारत द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो जो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 132 में कि कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी यूएसए अथवा डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, भारत जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। इसमें कुछ डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यह कथन कारण के स्वरूप में दिया हुआ। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कथन को। तो भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल से प्रभावित हो सकता है। कारण आर बताया जा रहा है कि संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। ठीक, बताना है सही उत्तर क्या है विकल्पों के माध्यम से। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है कि ए गलत किंतु आर सत्य है। थोड़ा लाइक करते चलिए यार। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक फैक्ट हमको यहाँ से पता चलता है कि संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों के संबंध में यह कोई प्रावधान नहीं किया है कि उन्हें सरकार अन्य कोई नियुक्ति नहीं दे सकती है। ऐसा प्रावधान संविधान में कहीं नहीं दिया गया। यानी कि जो सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त होंगे उन्हें सरकार द्वारा अन्य पदों पर भी नियुक्त किया जा सकता है। फिलहाल यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। अगर आपको पता हो कि कारण सही है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह कथन सही है। ठीक, और यह इसकी सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि एक नया राज्य बनाया गया या पुनर्गठित किया गया है तो निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन है ए 10वीं अनुसूची, बी 4थी अनुसूची, सी 3री अनुसूची अथवा डी 6वीं अनुसूची। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 4थी अनुसूची। इसके अलावा पहली अनुसूची होता तो वह भी सही होता। इसमें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अनुसूची। ठीक, और यदि देखिए 6वीं अनुसूची से संबंधित राज्य यानी कि AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित अगर किसी राज्य को पुनर्गठित किया जाता है तो 6वीं अनुसूची में भी संशोधन किया जाएगा, लेकिन ये कंडीशनल है। ठीक, बाकी पहली और 4थी अनुसूची में संशोधन अनिवार्य है। ठीक है, 4थी अनुसूची में क्या है? तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित या राज्यसभा में राज्यों को सीटों से आवंटन से संबंधित है।
6वीं अनुसूची। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। फिर से बोलूँगा तो आप कहेंगे कि बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। घटना चक्र में अनुसूचियों से संबंधित एक पूरा चैप्टर ही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट बताइए 135 कि निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? ऑप्शन है ए गोवा, बी पुदुचेरी, सी सिक्किम अथवा डी मिजोरम। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं विधानसभा की। कितनी है? 32। वैसे विधानसभा की सीटें अधिकतम और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? चलिए विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। ठीक है, बाकी यह चारों राज्य इसके अपवाद हैं। कैसे? तो देखिए सिक्किम में तो हमने बता दिया कि 32 सीट हैं, गोवा में है आपकी 40, मिजोरम में भी आपकी 40 सीटें हैं और पुडुचेरी में सीटों की संख्या विधानसभा के 33 है। ठीक, यह चारों ही अपवाद हैं जिसमें पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कीजिए। तो कीजिए, क्या करते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा डी विधि आयोग। बस 14 प्रश्न और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, संसद द्वारा जो है राष्ट्र न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या को बार बार या विधि द्वारा बना करके बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में जो है न्यायालय में न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में, अधिनियम का पूरा नाम बता देता हूँ आपको। तो अधिनियम का पूरा नाम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम, ठीक, संशोधन अधिनियम एक्ट 2019, ठीक, इसके माध्यम से जो है, किसके माध्यम से? हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया गया। अब यह संख्या 33+1 हो गई है। ठीक, कितनी? 33+1, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है ए महाराजगंज जिले में, बी गोरखपुर जिले में, सी प्रयागराज जिले में अथवा डी बरेली जिले में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, कौन करेगा? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये। ठीक, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी। वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से, ठीक, इसकी स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है आपका हरियाणा में और इसका नाम क्या है? जटायु। ठीक, इसका नाम क्या है? जटायु। यह भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 138 कि किस प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर ने कोलकाता में अपनी पुस्तक फाइंडिंग द गैप्स का विमोचन किया? ऑप्शन है ए स्टीव बकनर, बी कुमार धर्मसेना, सी बिली बोडेन अथवा डी साइमन टाफेल। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, साइमन टाफेल एक आईसीसी के अंपायर थे। इन्होंने जो है अपनी एक बुक फाइंडिंग द गैप्स का विमोचन किया कोलकाता में। ठीक, बाकी यह कहाँ के थे? तो यह ऑस्ट्रेलिया के थे और इन्हें 2004 से 2008 तक जो है
आईसीसी के अंपायर ऑफ द ईयर से 5 बार नवाजा गया। ठीक, यह उसके एलिट पैनल में भी शामिल है। इतना आप जानने की जरूरत नहीं है भाई, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। सिंपल जानिए कि फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक जो है यह साइमन टाफेल के द्वारा लिखी गई थी। कोलकाता में इसका विमोचन किया गया और यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। बस नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 139 कि किस शहर में टैब एक्सपो 2019 आयोजित किया गया था, जहां भारत के टोबैको बोर्ड को गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है ए नई दिल्ली भारत, बी पेरिस फ्रांस, सी मैड्रिड स्पेन, डी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है टैब एक्सपो 2019 का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के टोबैको बोर्ड को गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और टोबैको बोर्ड को यह पुरस्कार क्यों मिला था, तो यह मिला था फ्लू क्योर वर्जीनिया के लिए, यानी कि FCV के लिए। इसके लिए भारत को यह अवार्ड मिला था, इसकी खेती के लिए। ठीक, और भारत FCV का जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फ्लू क्योर के बारे में बात करने की उतनी आवश्यकता मेरी समझ से तो है नहीं। देखिए सिंपल है, यह तंबाकू की पत्तियां होती हैं जो कि सुनहरे रंग की होती हैं, ऐसे जान लीजिए आप। यह गोल्डन लीफ अवार्ड से ही आप समझ सकते हैं, यह सुनहरे रंग की पत्तियां होती हैं तंबाकू की। इनकी खेती के लिए ही भारत के टोबैको बोर्ड को गोल्डन लीफ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। कब? टैब एक्सपो 2019 में। कहाँ पर हुआ था यह? तो यह हुआ था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक, और भारत जो है FCV यानी कि फ्लू क्योर लीफ का, फ्लू क्योर वर्जीनिया का, ठीक, फ्लू क्योर वर्जीनिया का विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ में एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी प्रधानमंत्री अथवा डी संसद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, संसद द्वारा जो है भारतीय संघ में एक नए राज्य का निर्माण 2 अनुच्छेदों के माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहला तो अनुच्छेद नंबर 2 खुद है, और दूसरा है आर्टिकल नंबर 3। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का अधिग्रहण करके, ठीक, और अनुच्छेद 3 में 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके, उनको अलग करके, या फिर बताइए एक और है, अथवा किसी राज्य से, किसी एक ही राज्य से उसके कुछ हिस्से को अलग करके, ठीक, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की विशेषता नहीं हो सकती। ऑप्शन है ए निरंकुशतावाद, बी गणतंत्र, सी समाजवाद अथवा डी राजतंत्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंकुशवाद तो कतई नहीं हो सकती। हाँ, गणतंत्र हो सकता है, समाजवाद हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है। यह तीनों लोकतांत्रिक राष्ट्र की विशेषता हो सकती है। निरंकुशतावाद में क्या होता है? निरंकुशतावाद में होता है पिता पुत्र, ठीक, यह भी राजा, यह भी राजा, राजा का बेटा राजा, इस प्रकार से निरंकुशतावाद होता है। ठीक, इसे सत्तावादी भी बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। तो यह सूचियों से संबंधित है, इसे आपको स्वयं वीडियो को पॉज करके मैच कराना है। जल्दी करिए, कम क्वेश्चन है तो ज़्यादा जल्दी कवर हो जाए, इस वजह से बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टिक कर लिया होगा, तो मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उम्मीद है आप सभी का सही होगा। देखिए, अनुच्छेद 275 में संसद द्वारा संवैधानिक अनुदानों की बात की गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। 282 में केंद्र द्वारा विवेकाधीन अनुदान है, और 279 में GST की बात की गई है। ठीक, GST सेवा कर परिषद की बात अनुच्छेद 279 में की गई है। ठीक है, 275 में संसद द्वारा संवैधानिक अनुदान की बात की गई है। 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। 282 में केंद्र द्वारा विवेकाधीन अनुदानों की बात की गई है। वहीं 279A या 279 क में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बात की गई। यहाँ देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ठीक, नेक्स्ट बताइए।
कि निम्नलिखित में से कौन कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं की सुरक्षा के प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन है ए मौलिक कर्तव्य, बी प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अथवा डी विधायकों एवं सांसदों के शपथ पत्र। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आर्टिकल 49 देखिए आप इस संबंध में। ठीक, वहाँ पे क्या कहा गया कि राज्य को राष्ट्रीय महत्व की घोषित ऐतिहासिक एवं कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश दिया गया है। कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद संख्या 49 में। ठीक, इसके अलावा अगर एक बात की जाए तो अनुच्छेद 51A का F, 51A का F भी, A का F, ठीक, या फिर 51A का 6, यह भी बताता है यह जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, इसमें राष्ट्र की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व प्रदान करना एवं संरक्षित करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा, यह निर्धारित किया गया। इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सीधे सीधे कलात्मक या ऐतिहासिक हितों की स्मारकों और स्थानों एवं वस्तुओं की सुरक्षा के प्रावधानों की बात की गई है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 के लिए 70वें CISM सैन्य विश्व खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है ए सोची रूस, बी सियोल दक्षिण कोरिया, सी न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा डी वुहान चीन। चलिए, इसका सही आंसर है वुहान चीन। आजकल चर्चा में काफ़ी चल रहा है कि नहीं? चलिए, इसके बारे में कुछ खास बात करने की जरूरत नहीं, बस आप सिंपल याद करिए कि 70वां CISM सैन्य विश्व खेल वुहान सिटी चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है, हाँ, चीन में यह पहली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रतियोगिता थी। ठीक, और इसके साथ साथ पदक श्रृंखला में चीन पहले नंबर पर था, रूस और ब्राज़ील दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, तो भारत अपना 27वें नंबर पर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या डैश है। ऑप्शन है ए सर्वाधिक, बी दूसरी सबसे अधिक, सी तीसरी सबसे अधिक अथवा डी चौथी सबसे अधिक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, भारत में जो है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। चीन के बाद चीन पहले नंबर पर है, चीन के बाद भारत का स्थान आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप इसे हमेशा सही कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राफेल नडाल ने 5 बार पेरिस मास्टर एकल्स का खिताब जीता। दूसरा है कथन कि नोवाक जोकोविच ATP रैंकिंग के इतिहास में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। बताना है कौन सा कथन किस प्रकार से सही है। ठीक, ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सी केवल 1 और 2 अथवा डी न तो 1 न ही 2। यहाँ पे देखते रहिए। चलिए, इसका सही आंसर है न तो ये और न तो ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यह जो है ना उल्टा दे दिया गया है। देखिए, राफेल नडाल को ATP रैंकिंग के इतिहास में 2019 में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ठीक, राफेल नडाल को। ठीक, बाकी पहले से ही इसमें अन्य जो सदस्य थे वह थे सैम्प्रस, कोनर्स, फेडरर और जोकोविच। इन सब को 5 बार मिल चुका है पहले से। 2019 में राफेल नडाल इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक, और नोवाक जोकोविच को यह इनाम मिला है।
पेरिस मास्टर्स या फिर रोलेक्स पेरिस मास्टर भी इसे बोलते हैं। ठीक, वाइस वर्षा दे दिया है बस उल्ट ऊपर नीचे। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स का खिताब किसको मिला है, एकल खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक, यह 1973 से है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। राफेल नडाल जो है 5वें खिलाड़ी हैं एटीपी की रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाले। ठीक है, इसके पहले पहले आपको बता दिया गया, इसके पहले कौन कौन शामिल था, तो सैम्प्रस, कोनर्स, फेडरर और जोकोविच। इन सभी को 5-5 बार मिल चुका है, जिसमें सैम्प्रस को सबसे अधिक 6 बार मिला है। अब बताइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि टाइगर ट्रम्प भारत और किस देश के मध्य त्रिस्तरीय मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है। ठीक, ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ऑप्शन है ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस अथवा डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे ऐसे याद रखिए, टाइगर अपने भारत का, ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक, यह भारत और अमेरिका के बीच एक अभ्यास हुआ था, किस संबंध में, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए। ठीक, त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास का मतलब है तीनों सेनाओं के मध्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 16वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में नवंबर 2019 में किया गया। दूसरा कथन है कि इसकी अध्यक्षता थाईलैंड द्वारा की गई। और कथन 3 है कि इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया था। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2, 3। अब तक आपने देख लिया होगा ना कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री किसके द्वारा, चान ओ चा के द्वारा की गई थी। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आयोजित कब हुआ था, तो 3 नवंबर 2019 को 16वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके साथ साथ कुछ और मीटिंग्स भी होती हैं। ठीक, आसियान शिखर सम्मेलन में कौन कौन सी, तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन, और 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक, ईस्ट एशिया समिट जिसे बोलते हैं, 14वां ईस्ट एशिया समिट, और आरसीईपी जिस पे भारत शामिल नहीं है। ठीक, भारत बाहर आ गया, भारत शामिल था ही नहीं, मना कर दिया था। ठीक, आरसीईपी की तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है, कौन कौन से सम्मेलन हुए थे, तो 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी, और 14वें ईस्ट एशिया समिट या फिर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। साथ ही साथ आरसीईपी की तीसरी बैठक का भी आयोजन हुआ था। यह सब कुछ कहाँ हुआ था, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के प्रधानमंत्री चान ओ चा के द्वारा की गई थी। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है ए तत्काल सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करना, बी विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से जानकारी जुटाने की अनुमति प्रदान करना, सी कि अनुदान की मांगों में एक विशिष्ट राज्य की कटौती की अनुमति प्रदान करना, अथवा ऑप्शन डी कुछ सदस्यों की ओर से अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच हेतु सदन की कार्यवाही को स्थगित करना। चलिए
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए, सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए जो है स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। ठीक है, बाकी इसमें जो है सरकार की निंदा के तत्व शामिल होते हैं। राज्यसभा में यह प्रस्ताव नहीं लाया जाता। ठीक, राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ले आया जाता है। ठीक, इसमें सरकार की निंदा वाले प्रस्ताव या निंदा का पहलू शामिल होता है, सरकार की निंदा का पहलू शामिल होता है। और एक चीज़, यह एक असाधारण प्रक्रिया है। ठीक, और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है स्थगन प्रस्ताव के लिए। ठीक है, अब तो नहीं भूलेगा। चलिए लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं और इसी के साथ हमारा यह टेस्ट संख्या 1 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी तक लाइक न किया हो तो कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब न किया हो तो यह भी कर लीजिए, शेयर न किया हो तो ज़रूर करिए। ठीक, हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी को। तो चलिए अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की चयन समिति का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा में विपक्ष का नेता, सी लोकसभा अध्यक्ष अथवा डी प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। चलिए देखिए, CIC के अध्यक्ष को या मुख्य सूचना आयुक्त को चुनने के लिए जो चयन समिति होती है, इसमें यह शामिल नहीं होता है, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है। तो कौन कौन शामिल होता है? इस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता, और साथ ही साथ तीसरा सदस्य होता है प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक, 3 सदस्यीय यह समिति होती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक, इस समिति द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? मुख्य सूचना आयुक्त या CIC का चुनाव किया जाता है। चलिए, तो फिलहाल अब इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि टेस्ट ख़त्म हो गया है। आगे हम बात करेंगे अगले टेस्ट के बारे में जल्द ही। ठीक है, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को डिस्कस किया जाए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हाँ, एक बार चलते चलते लाइक ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा।